छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक छोटे से गांव में जन्मे मुकेश चंद्राकर एक ऐसा नाम है जो पत्रकारिता की दुनिया में संघर्ष और साहस का नया प्रतीक बन गया। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने गैरेज में काम करते हुए अपने सपनों को पंख दिए और ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की, बहुत सारा प्यार हासिल किया और अंत में एक ऐसी सच्चाई उजागर की जिसने उसकी जान ले ली। एक साहसी पत्रकार, एक निर्दोष पत्रकार की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और ये खबर जब पूरे देश में फैलती है तो हर कोई अंदर से विचलित हो जाता है। वो फुटेज तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मुकेश चंद्राकर की जो कहानी है वो बता सकता हूँ कि कैसे एक मामूली सा लड़का जो एक टेंट में, तंबू में जिसकी जीवन यापन होती है और वो बड़ा होकर पत्रकार बनता है और उसकी पहुंच नक्सली, आम जनता, हर लोगों तक होती है। जहां और पत्रकार जाने में हिचकिचाते हैं, वहां पर मुकेश चंद्राकर जैसा पत्रकार बिल्कुल निर्भीक तरीके से वहां घने घने जंगलों के बीच जाकर सच्चाई को निकाल कर बाहर लाता था। एक ऐसा पत्रकार जिसका घर हर किसी पत्रकार के लिए एक ठिकाना होता था। जो भी दिल्ली या जो बाहर के पत्रकार होते थे, जब वो छत्तीसगढ़ रिपोर्टिंग करने जाते थे तो उनको मुकेश चंद्राकर का ही घर मिलता था जहां वो रुकते थे। इससे पता चलता है कि मुकेश चंद्राकर कितने फ्रेंडली और कितने मिलनसार थे और वो निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। ऐसी कई महान उपलब्धियां भी उन्होंने अपने जीवन में हासिल की। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बात करेंगे कि मुकेश चंद्राकर का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो बड़े हुए, किस तरीके से उन्होंने पत्रकारिता में अपना कैरियर चुना और किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, क्यों हुई, किसने की, कहाँ हुई, वो सब कुछ जानकारी डिटेल्ड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम इंसिडेंट शो। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुकेश चंद्राकर का जन्म छत्तीसगढ़ के बासागुड़ा गांव में हुआ। बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता और साल 2005 में शुरू हुए सलवा जुडूम अभियान ने मुकेश के परिवार को उनके घर और जमीन से बेदखल कर दिया। वे पहले आवापल्ली के रिफ्यूजी कैंप में आकर रहे और फिर कुछ समय बाद वहां से बीजापुर में आकर बस गए। मुकेश ने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मुकेश को बचपन में ही एक गैराज में काम करना पड़ा। मुकेश का जो सपना था वो था पढ़ाई करने का, लेकिन ये सपना आसान नहीं था क्योंकि घर की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। खैर, जैसे तैसे मुकेश ने गैरेज में काम करते हुए अपने घर को संभाला और जैसे तैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद धीरे धीरे मुकेश का इंटरेस्ट पत्रकारिता में बढ़ने लगा और मुकेश ने मनी मन पत्रकार बनने की ठान ली। मुकेश ने अपने पत्रकारिता की शुरुआत स्थानीय छोटे न्यूज चैनलों से की और इस सफर में उनका साथ दिया उनके भाई युकेश चंद्राकर ने। उन्होंने हमेशा मुकेश को प्रेरित किया, उनका हेल्प किया, उनके सपनों को साकार करने के लिए सैक्रिफाइसेस किया और धीरे धीरे मुकेश ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए बस्तर की आवाज को उठाने का बीड़ा उठाया। पत्रकारिता करने के साथ साथ मुकेश ने YouTube पर अपना एक चैनल खोला जिसका नाम है बस्तर जंक्शन, जिस चैनल के माध्यम से वो बस्तर की जो जमीनी सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उसको वो दुनिया के सामने रखते थे और बिल्कुल बेबाक तरीके से, निर्भीक तरीके से। जहां किसी की पहुंच नहीं होती थी, ऐसा माना जाता था कि मुकेश वहां जा सकते हैं और जो भी मसले हैं उसको सॉल्व करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो कई बार पुलिस भी मुकेश की हेल्प लेती थी और मुकेश का जो ये चैनल था बस्तर जंक्शन, इस पे करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। बहुत बड़े नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अभी हाल ही में उन्होंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था और उनको जनता का प्रेम भी YouTube पर अपार मिला। मुकेश की रिपोर्टिंग कई बार भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ होते थे। मुकेश के पत्रकारिता के जीवन से जुड़े एक केस जिसको सिलगेर आंदोलन के नाम से जानते हैं, ये सिलगेर आंदोलन के समय मुकेश पर पोस्ट डिलीट करने का भी दबाव बनाया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुकेश बहुत ही ईमानदार और एक बेहद ही निर्भीक पत्रकार थे, तो उन्होंने किसी भी तरीके का समझौता करने से इनकार कर दिया और अपनी ईमानदारी उसी प्रकार जारी रखा जिस प्रकार वो जाने जाते थे। एक वाकया 2021 में भी हुआ जब नक्सलियों के द्वारा सीआरपीएफ की टीम पर हमला बोल दिया गया था और उसमें हमारे देश के कई जवान शहीद भी हो गए थे। कुछ जवान ऐसे थे जो घायल थे और कुछ एक जवान ऐसे भी थे जिनको माओवादियों ने, जो वहां के नक्सली हैं, उन्होंने किडनैप कर लिया था। ऐसे में पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी कि वो नक्सलियों के बीच जाए और उनसे बात कर पाए और समझौता करके उस सीआरपीएफ के जवान को छुड़ा पाए।
तो पुलिस को ये पता था कि ये काम मुकेश चंद्राकर ही कर सकते हैं, तो पुलिस ने उनकी हेल्प ली। मुकेश चंद्राकर उन नक्सलियों के बीच में जाते हैं और समझौता कराकर उस सीआरपीएफ के जवान को लेकर आते हैं। मुकेश इतने साहसी थे, इतने निर्भीक थे और इतना अच्छा उनका व्यवहार था कि उनकी नक्सलियों से भी बनती थी। उनके YouTube चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें वो नक्सलियों के हथियार तक दिखा रहे हैं कि नक्सली लाइफ कैसी होती है, वो लोग कैसे जीते हैं, किस तरीके से उनका रहन सहन होता है, कैसे खान पान होता है और कितने हथियार वो लोग अपने साथ कैरी करते हैं, वो सब कुछ। तो उनकी नक्सलियों से भी बनती थी, पुलिस वालों से भी बनती थी, प्रशासन से भी बनती थी और देश की आम जनता से भी बनती थी। हमेशा मुकेश चंद्राकर गरीब लोगों की आवाज बनते थे। नक्सलियों को कोई दिक्कत होती थी तो उनके लिए भी आवाज बनकर खड़े होते थे। तो 2021 में उस सीआरपीएफ जवान को छुड़वाकर मुकेश एक नायक की भूमिका में आ गए थे। हर तरफ इनकी चर्चाएं हो रही थी क्योंकि मुकेश ने कभी भी अपने जान की परवाह नहीं की और बिल्कुल निडरता के साथ इस समझौते को अंजाम दिया। खैर, धीरे धीरे जिंदगी आगे चल रही थी। मुकेश अपने लाइफ में खुश थे। वो लगातार अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सच को उजागर करते थे। किसी भी प्रकार का कहीं कोई अवैध काम हो रहा है तो उसके सच को जनता तक पहुंचाते थे। ऐसे में मुकेश ने अभी हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक निर्माणाधीन सड़क योजना के ऊपर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये जो सड़क बनाने का प्रोजेक्ट था, इसमें जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, क्योंकि वो जो सड़क था उसका निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ था और उसे अधूरा छोड़ दिया गया था, जबकि सरकारी अधिकारियों ने 90% भुगतान कर दिया था। जो ठेकेदार था उसका नाम था सुरेश चंद्राकर। और जब मुकेश ने सड़क में हो रहे इस भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाई थी, उसकी वीडियो डाली थी, तब जाकर इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था और आम जनता तक ये न्यूज पहुंची थी, जिससे सुरेश चंद्राकर जो है वो मुकेश पे दबाव बनाने लगा कि इस तरीके की रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम तो अपने सगे हो, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया और अपनी आदत सुधार लो। लेकिन ये मामला इतना बड़ा था कि मुकेश ने जो ये रिपोर्टिंग की थी उससे जो ठेकेदार था वो बहुत ही आहत हुआ था, क्योंकि उसका दुकान मुकेश ने बंद करने की पूरी तैयारी कर ली थी। जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ मुकेश ने आवाज उठाई थी। ऐसे में उस ठेकेदार को इस बात का डर था कि कहीं जनता में आक्रोश आ गया या ये न्यूज ने सुर्खियां बटोर ली तो मेरा जो कैरियर है वो खत्म हो जाएगा, मुझे किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन का कोई भी टेंडर या कोई भी काम मुझे नहीं मिलेगा। खैर, इन सब के बीच मुकेश चंद्राकर अपनी पत्रकारिता जारी रखते हैं और उसी लगन के साथ काम करते हैं जैसे वो किया करते थे। फिर 1 जनवरी का वो दिन आता है जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ होता है और मुकेश चंद्राकर को, जो ये ठेकेदार था, इसके यहाँ काम करने वाले 3 आदमी, रितेश, दिनेश और महेंद्र, उस ठेकेदार के बनाए गए मीटिंग प्लेस पे बुलाते हैं जहां पर वो लोग अक्सर मिला करते हैं और प्लानिंग किया करते हैं। और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के यहाँ जो ये तीनों लोग काम करते थे, इनमें से 2 दिनेश और रितेश मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई थे, यानी कि रिश्तेदार थे। और जो महेंद्र रामटेके था वो इस सुरेश चंद्राकर के यहाँ काम करता था, जो कि ठेकेदार था। तो ये तीनों में से 2, रितेश और दिनेश, ये दोनों मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई लगते थे और इनके मुकेश के रिश्तेदार थे। तो वो तीनों मुकेश को 1 जनवरी की पार्टी के लिए या फिर कुछ बातचीत करने के लिए उस प्लेस पर बुलाते हैं, उस परिसर में बुलाते हैं जहां पर ये लोग अक्सर बैठकर बिजनेस की प्लानिंग करते थे और मीटिंग्स वगैरह किया करते थे। तो मुकेश को लगता है कि ये लोग बुला रहे हैं तो कुछ बातचीत होगी, जाता हूँ, मिलकर आता हूँ। मुकेश चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ पर पार्टी भी होती है, ये लोग खाना भी खाते हैं और उसके बाद बातचीत शुरू होती है। लेकिन रात के 9 बजे तक मुकेश की घर वापसी नहीं होती है। ये देखकर युकेश चंद्राकर, जो कि मुकेश से बड़े हैं, वो थोड़ा परेशान होते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मुकेश का जो काम है पत्रकारिता वाला, वो अक्सर लेट हो जाया करते थे, क्योंकि उनको बहुत सारा काम होता था। दूर दूर तक जाना, वहां जाकर रिपोर्टिंग करना, आने में कभी कभी लेट हो जाता था और कभी कभी वो किसी विशेष टॉपिक पर रिसर्च करते थे, जिसके वजह से उनको घर लौटने में लेट हो जाया करती थी। फिर रात के करीब 10 बजे जब मुकेश चंद्राकर का कोई पता नहीं चलता है, ना वो घर लौटते हैं, तो युकेश अपने भाई मुकेश को फोन करते हैं और फोन स्विच ऑफ आता है। जब युकेश को लगता है कि उसके मोबाइल का फोन स्विच ऑफ है तो वो अंदर से परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो उनके दोस्तों को फोन करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि मुकेश कहाँ है, लेकिन उनके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता होता है और वो लोग कहते हैं कि हमारी लास्ट जो बात हुई थी वो शाम को ही थी, वो कहीं जा रहे थे।
अब युकेश की परेशानी और बढ़ती है, वो और भी जगह जहां बन सकता है वहां पर युकेश ने मुकेश की खोज खबर लेने के लिए फोन कॉल की, लेकिन मुकेश का कोई भी पता नहीं चल पाया। अगली सुबह होती है, युकेश तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर मुकेश के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकेश को ढूंढने का अभियान तेज करती है। तो पुलिस मुकेश चंद्राकर के फोन को ट्रेस करती है, फोन के लोकेशन को चेक करती है। तो मालूम पड़ता है कि जो मुकेश का जो लास्ट लोकेशन था फोन का, वो आसपास के ही क्षेत्र में कहीं पाया जाता है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर मुकेश के मोबाइल फोन का लास्ट लोकेशन मिला रहता है। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस उस परिसर में दाखिल होती है तो पता चलता है कि ये वही जगह है सुरेश चंद्राकर का, जो कि एक ठेकेदार है जिसका ये बनाया हुआ परिसर है। यहाँ पर ये लोग बैठकर अक्सर मीटिंग्स वगैरह किया करते हैं। तो पुलिस उस परिसर के अंदर घुसती है, वहां भी तलाश करती है, खोजबीन करती है, लेकिन वहां भी मुकेश का कोई पता नहीं चलता। तो पुलिस को लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ और एंगल हो सकता है। तो पुलिस ये सोच ही रही होती है, तब तक उसकी निगाह, पुलिस वालों की निगाह उसी परिसर में बने हुए एक सेफ्टी टैंक पर जाती है। और वो सेफ्टी टैंक जो आपके शौचालय होते हैं, बाथरूम होते हैं, उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए सेफ्टी टैंक बनाया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो सेफ्टी टैंक का जो प्लास्टर था, यानी जो निर्माण हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि जस्ट अभी अभी बनाया गया। लिहाजा पुलिस को शक होता है, तो उन्हीं में से किसी एक ने ये राय दी कि क्यों ना इसको तोड़ कर देखा जाए। तो सेफ्टी टैंक को तोड़ने का काम स्टार्ट होता है। जैसे ही सेफ्टी टैंक आधा टूटता है, उसके अंदर उस टैंक में पानी में तैरते हुए मुकेश चंद्राकर की लाश सबको दिखती है। मुकेश चंद्राकर का जो शव था उस सेफ्टी टैंक के अंदर होता है। मुकेश चंद्राकर के साथ मारपीट की गई थी, और वो जो शव का जो फोटो है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। मुकेश की बॉडी पूरी फूल गई रहती है, सर पे कटे हुए निशान होते हैं, पीठ पर निशान होता है, पेट पर निशान होता है। चोट ऐसी होती है जैसे किसी ने किसी लोहे की चीज को यूज करके मुकेश को मारा हो। तो जैसे ही मुकेश की शव इस सेफ्टी टैंक में मिलती है, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ ये न्यूज सनसनी बन जाती है और आग की तरफ फैल जाती है। और पुलिस सुरेश चंद्राकर, जो कि ठेकेदार था, उसको ढूंढने का भी काम तेज कर देती है। तो सुरेश चंद्राकर का तो पता अभी नहीं चल पाया, लेकिन उससे पहले जो वो तीनों लोग थे, जिनमें से दो मुकेश चंद्राकर का भाई ही था, चचेरा, रितेश और दिनेश, इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और एक जो कि एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है, वो कहीं भागने की फिराक में था। महेंद्र रामटेके भी गिरफ्तार होता है। इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार करके मामले की पूछताछ करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है। तब जाकर इन तीनों ने अपना गुनाह कबूल किया। तो फिर ये तीनों आरोपी जो है वो पुलिस को बताते हैं कि 1 जनवरी की रात मुकेश चंद्राकर को हम लोगों ने इस परिसर में बुलाया, खाना पीना हुआ, लेकिन फिर जब वो बात उठी जो कि उस सड़क कंस्ट्रक्शन को लेकर थी जिसका ठेका हम लोगों ने लिया था, जब बात उस पर उठती है तो बात थोड़ी गहमा गहमी तक पहुंच जाती है। हम लोगों ने मुकेश से कहा कि हम ही लोगों को बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो, तुम तो अपने हो। लेकिन मुकेश इस बात पे डटे रहे कि मुझे अपना ईमान नहीं बेचना है, जनता का जो भरोसा है उसको नहीं तोड़ना है, इसलिए जो सच है वो मैं दिखाऊंगा। इस पर बात आगे बढ़ती है। लिहाजा दिनेश और रितेश और महेंद्र, ये तीनों मिलकर मुकेश चंद्राकर के सर पर लोहे की राड से वार करते हैं, मुकेश की पीठ पर वार करते हैं और बुरी तरीके से मुकेश को घायल कर देते हैं मार के। और एक झटके में ही मुकेश की डेथ हो जाती है। और जब इन लोगों को लगता है कि मुकेश अब मर चुका है, फिर ये तीनों सुरेश चंद्राकर से भी बात करते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, हमने मुकेश को मार दिया है। ये सुन के सुरेश चंद्राकर तुरंत फरार हो जाता है और इन तीनों से कहता है कि कहीं ना कहीं लाश को ठिकाने लगा दो। फिर इन तीनों का ध्यान उस परिसर में बन रहे उस सेफ्टी टैंक के ऊपर जाती है। इन तीनों के दिमाग में आता है कि क्यों ना इसी के अंदर मुकेश की बॉडी को डालकर इसको दफना दिया जाए, चुनवा दिया जाए। मुकेश चंद्राकर की बॉडी को उस सेफ्टी टैंक में पानी के अंदर डाल देते हैं और उस सेफ्टी टैंक को ढक देते हैं और साथ ही उस पर नया प्लास्टर कर देते हैं। और ये सब प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद ये तीनों ही आरोपी अपने गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर भागने का प्लान बना लेते हैं। हालांकि ये तीनों ही भागने में असफल हो जाते हैं और पुलिस इनको पकड़ लेती है। और जैसे ही मुकेश चंद्राकर की हत्या की खबर पूरे छत्तीसगढ़ में फैलती है, हर तरफ सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। लोग धरने पे बैठते हैं, लोग नारेबाजी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुकेश सभी आम नागरिकों का चहीता पत्रकार था। जैसा कि मैंने बताया कि मुकेश चंद्राकर एक निर्भीक, साहसी, निडर पत्रकार थे।
और बहुत ही मिलनसार थे। उनकी पहुंच उन जगहों तक थी जहां पर पुलिस की भी पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में मुकेश चंद्राकर का इस देश से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पत्रकारिता जगत को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया और उनकी साहसिक रिपोर्टिंग ने उन्हें अमर बना दिया। ये दृश्य जिस किसी ने देखा वो अंदर से पूरी तरीके से टूट गया। एक निर्भीक, निडर और साहसी पत्रकार जो कि ईमानदार था, जो कि छत्तीसगढ़ के बीहड़ों जंगलों तक जिसकी पहुंच थी, नक्सलियों तक जिसकी पहुंच थी, एक ऐसा कीमती इंसान, एक ऐसा कीमती पत्रकार जो कि हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी था, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। मुकेश ने जर्नलिज्म की अपने कैरियर में कभी भी समझौता नहीं किया। पत्रकारिता के राह पर जब मुकेश चले तो उन्होंने किसी भी चीज़ से कभी समझौता नहीं किया। अपने ईमान और अपने विचार को उन्होंने हमेशा आगे रखा और उनका इस तरीके से चले जाना सिर्फ एक इंसान के चले जाने का नुकसान नहीं है, बल्कि सच बोलने की शक्ति का नुकसान है। मुकेश जैसे पत्रकार सदियों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें। मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।